क्योंकि सपा का तो यहाँ बोलबाला रहा ही है, इसकी वजह से आसान डगर तो नहीं कहा जा सकता, कांटे की टक्कर है। मुलायम सिंह यादव जी जब बने मुख्यमंत्री तो यहाँ पर उन्होंने नकल राज और माफिया राज, शिक्षा माफिया को पैदा किया। आजमगढ़ का जो माहौल शुरू से देखने में आता है वो सपा का ही ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, मेजॉरिटी अधिक है। मैं पुस्तकों का कारोबार करता हूँ। क्या लगता है आजमगढ़ का इस बार मूड क्या है? आजमगढ़ का मूड पकड़ पाना सचमुच बहुत ही कठिन है। रातों रात यहाँ मतदाता जो है बदल जाता है। मतदाता बहुत जागरूक है, कहाँ उसको वोट देना वो सब समझे बूझे हुए है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे महंगाई है, थोड़ी व्यवसाय की परेशानी है, थोड़ा तरह तरह के नियम कानून है, नए नए कानून व्यवसाय में लगाए चले जा रहे हैं। जीएसटी के फॉर्म हर 15 दिन में भरना है। इस तरह के जो व्यवसायी पढ़ा लिखा नहीं है, गांव का व्यवसायी है, वो न तो कंप्यूटर चलाना जानता है, न इंटरनेट चलाना जानता है, क्या फॉर्म भरेगा, कैसे भरेगा? ये सारी परेशानियां बहुत सारी हैं। ये जो सांसद रहे हैं निरहुआ उपचुनाव में, क्या काम वाम किया कुछ? नहीं, काम तो इन्होंने बहुत अल्पकाल में किया। 3-4 नगर की सड़कें जो 15-20 साल से एकदम रद्दी पड़ी हुई थी, उन्होंने 5-6 महीना में उसको बहुत ही अच्छा बनवा दिया। गांव में कई जगहों पर इन्होंने रौना पार वगैरह में बहुत एकदम आरसीसी सड़क बनवाया। एयरपोर्ट पर इन्होंने ध्यान देकर के इसको मोदी जी से उसका उद्घाटन कराया। आजमगढ़ में सुहेलदेव विश्वविद्यालय, ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना था, लेकिन उसके साथ साथ हमारे सांसद महोदय का भी सहयोग रहा है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा विश्वविद्यालय मिला। ये एक बहुत अच्छी देन आजमगढ़ के लिए है, एयरपोर्ट की अच्छी देन है। अब एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी और इसका विस्तारीकरण ये हो जाए तो बहुत अच्छा है। नीरव जी ने अभी रेलवे में 2 एक्सीलेटर और सीढ़ी लगाया है, अब लग गया कि नहीं मतलब कि मालूम प्रोसीजर में चल रहा है। मैं इधर चूँकि गया नहीं रेलवे स्टेशन, लेकिन वहाँ लिफ्ट और 2 एक्सीलेटर लग रहा है। और रेलवे का भी काफ़ी अच्छा, कई ट्रेनें यहाँ से नई चलाई जा रही है, लंबी दूरी की ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सपा का यहाँ 10 सीट जो भी है विधानसभा का, वो सपा का कब्जा है, तो क्या लगता है क्या निरहु के लिए आसान होगी डगर? आसान डगर तो नहीं है, क्योंकि सपा का तो यहाँ बोलबाला रहा ही है, इसकी वजह से आसान डगर तो नहीं कहा जा सकता, कांटे की टक्कर है। कहा जाता है कि उपचुनाव जैसे जीते थे तो तमाम जनता ने उनको काफी वो दिया था, अपना जनादेश दिया था, तो क्या इस बार रहेगा? इस बार भी वही है, मुस्लिम और हरिजन के वोट के ऊपर डिपेंड करता है, वो कहाँ जाता है, किस तरफ जाता है, उसके हिसाब से थोड़ी सी वोटिंग में चेंजिंग हो सकता है। तीनों कैंडिडेट को कैसे देखते हैं, जो तीनों कैंडिडेट है बसपा, सपा और भाजपा? तीनों कैंडिडेट में तो हमारे भाजपा कैंडिडेट बहुत अच्छा है। दिनेश लाल जी बहुत अच्छे आदमी हैं और राजनीतिक व्यक्ति नहीं रहे हैं, लेकिन इन्होंने अल्पकाल में बहुत अच्छा कार्य किया है और अच्छी सोच है इनकी, अच्छा कार्य करने की क्षमता है इनकी, करना चाहते हैं। लेकिन अब सपा के लोग तो कहते हैं उनको नाचने गाना सिर्फ चाहिए। अब वो तो नाचना गाना उनका पेशा रहा है, उसके लिए क्या, तो अमिताभ बच्चन को भी कहते हैं नचनिया पदनिया है, तो उसके लिए क्या करिएगा? सपा ने उनको टिकट दिया था कि नहीं? जिया जी को उन्होंने सांसद बनवाया कि नहीं? तो सपा ने ही तो बनवाया, तो वो भी तो उसी श्रेणी के हैं। धर्मेंद्र यादव कैसे नेता हैं जो सपा से लड़ रहे हैं? धर्मेंद्र यादव मशहूर तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं उनके बारे में जानता नहीं हूँ, इसलिए कुछ बोल नहीं पाऊंगा। लोग कहते हैं कि परिवारवादी वाले सिस्टम से आए हैं। अब परिवारवाद तो है ही, उसमें कुछ छिपा तो है नहीं। मतलब लोग कहते हैं कि स्थानीय कोई नेता उनको नहीं मिला, आखिर क्यों उसी परिवार से कोई आता है या चुनाव लड़ता है और जीत भी जाता है, फिर दिखता नहीं है? अब उसका बताया ना कि चूंकि यादव बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए जीत जाते हैं, सारे विधानसभा में लोग जीतते हैं, तो उसका भी फर्क पड़ता है, इम्पैक्ट प्रभाव पड़ता है। आजमगढ़ तो भाई यादवों का समाज है यहाँ पे, तो एक तरीके से यहाँ पे उन्हीं का महत्व होगा, लेकिन बीजेपी ने पिछले जो भी था काम बहुत अच्छा किया। और धर्मेंद्र यादव सपा से हैं, क्या उनको कैसे देखते हैं? उनके बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, और ये है कि वैसे मैं बेसिकली बनारस की हूँ, तो रहने वाली बनारस की। लगातार हाँ, लेकिन आजमगढ़ में
हस्बैंड है, जॉब है उनकी। क्या DA सुनने में आ रहा है, माहौल क्या चल रहा है? माहौल तो यही कुछ तो सुनने में आ रहा है कि बीजेपी भी जा सकती है, कुछ सुनने में आ रहा है, लेकिन आजमगढ़ का जो माहौल शुरू से देखने में आता है वो सपा का ही ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, मेजॉरिटी अधिक है। इस वजह से जो है निरहुआ काम किए, सांसद रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत नहीं काम तो किए हैं, लेकिन जो शुरू से रहा है उसका तो भाई आजमगढ़ में जिसका बेस रहा है उसका ये। लेकिन ये है कि बीजेपी सेटिस्फैक्ट्री है पूरे देश में भी उन्होंने अच्छा काम किया है, और देश को बचाने का काम बीजेपी ने किया है। क्यों बचाने का? जो हिस्ट्री हमारी है, जो हिस्ट्री हमको बताती है, उसको उन्होंने लाइन पे लाने की कोशिश की है कि कम से कम एक जो हमारा हिंदू राष्ट्र केवल एक ही है पूरे विश्व में, उसको बचाने के लिए वो काम कर रहे हैं। उस पर ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी तमाम बेरोजगारी वगैरह देखिए, समय के अनुसार सब चीज़ें होती हैं। आप इतनी पॉपुलेशन है, इतने लोग पढ़ रहे हैं, क्वालिफाइड सब हो रहे हैं, लेकिन बेसिकली रोज़गार का मतलब क्या? अगर आप सरकारी नौकरी को कहते हैं रोज़गार है, तो उसके लिए आपके पास उतना टैलेंट, आप क्या उसको कंप्लीट कर पा रहे हैं? कंपटीशन में आप फुलफिल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं? तो हर कोई ना IAS बन सकता है, ना PCS बन सकता है, हर कोई ना सरकारी विभाग में जा सकता है। जिसके पास टैलेंट होगा वही उस रोज़गार को पा सकता है। बाकी कहने को तो धंधे बहुत सारे हैं, आप बिजनेस के फील्ड में जाइए तो भी वो रोज़गार है, और पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, कितने लोग उसको वो कर पाएंगे? जो दोनों प्रत्याशी हैं, क्या दोनों में लड़ाई उड़ाई है, किसमें कौन भारी रहा है? ये तो मैं बहुत ज़्यादा कहूँगी, मैं बस इतना ही। लगना क्या है, मोदी जी का काम है, योगी जी का काम है, निरहुआ का काम है। हम विकास के ऊपर वोट मांग रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि विकास हुआ नहीं है, रोजगार मिला नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई की बात करिए चाहे रोजगार की बात कीजिए, दोनों का उत्तर ले लीजिए आप। सबसे पहले रोजगार, आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, रोटी कपड़ा मकान सड़क बिजली पानी इसी पर लड़े जाते थे। इस बार विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, तो रोजगार मुद्दा लेकर के वो आया है। रोजगार के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार मानते किसे हैं? केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं है। जो भी छोटा बड़ा काम कर रहा है, 4 लोगों को नौकरी दे रहा है, सब लोग रोजगार कर रहे हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश की बात मैं जहाँ तक करता हूँ, तो यहाँ पर 90-91 में मुलायम सिंह यादव जी जब बने मुख्यमंत्री, तो यहाँ पर उन्होंने नकल राज और माफिया राज, शिक्षा माफिया को पैदा किया। इतना नकल यहाँ होती थी कि आज कुछ लोग ऐसे हैं। कल अभी एक डिबेट में एक आदमी मिला, कह रहा है LLB है, पूछ दिया उससे कि LLB का फुल फॉर्म बता दो, तो नहीं बता पाया। तो कितने ऐसे आपको परीक्षाओं में नकल की शिकायत तो अभी भी आती रही? नहीं, अब तो नहीं है। जो स्थिति थी, अगर आप पत्रकारिता कर रहे होंगे 2014 से पहले की या 17 के पहले की पत्रकारिता किए होंगे, तो नकल की स्थिति आपको पता होगी कि क्या स्थिति थी। सेंटर सेट थे, एक मैनेजर के 12-12 स्कूल, वो अपने ही स्कूलों में सेंटर लिया करते थे और धड़ल्ले से कॉपी लिखवाते थे। ठीक है, रोजगार वाली बात पे आ जाते हैं। रोजगार पर ही आ रहे हैं। क्योंकि वो केवल डिग्री लदे हुए गधे उन्होंने पैदा किया, उनके अंदर स्किल ही नहीं है, मतलब उनके अंदर वो क्षमता नहीं है। हमारे युवाओं में जो इस समय डिग्री लेकर के घूम रहे हैं नौकरी के लिए, तो उनको पहले अंदर स्किल पैदा करनी पड़ेगी, उनके अंदर हुनर पैदा करना पड़ेगा। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना लेकर किया है। देखिए, कोई बात तब बताई जाती है जबकि उसका धरातल पता हो, तब तो समझ में आएगा किसी के। तो धरातल वही है कि नकल करा दिया गया हमारे बच्चों को। नहीं तो कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह के समय के जो लोग पढ़े हुए हैं, वो 50% वाले आज के 99% वाले को मत कर देंगे। उन्होंने वो हुनर रखे, जो पढ़े वो उनके पास बैठा। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था, ये तो जो हुनर, विश्वकर्मा योजना के बारे में बता रहा हूँ। विश्वकर्मा योजना के माध्यम से जो मोदी जी ले आए हैं, उसमें 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। वो जिस विधा में पारंगत होना चाहते हैं, उस ट्रेनिंग के दौरान उनको 500 रुपया दिया जाएगा रोज का।
तो 7,500 रुपये हो गए 15 दिन के ट्रेनिंग के, और उसके बाद जब ट्रेनिंग खत्म होगी उनकी 15 दिन की, तो 15,000 रुपया और दिया जाएगा।